एग्रीगेट सप्लाई को एनालाइज किया जाता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है और फर्म एक्सपीरियंस करती है हाई प्रॉफिट मार्जिन, है ना। अगर प्राइस लेवल कम है और कंपनी क्या एक्सपीरियंस करती है, मतलब कंपनी मुनाफा ज्यादा कमाती है, तो जब वो ये देखती है कि प्राइस लेवल कम है, हम ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं या कमा सकते हैं, तो वो अपना क्या करती है, प्रोडक्शन बढ़ा देती है। यह है एग्रीगेट सप्लाई में। उल्टा क्या होता है कि जब प्राइस लेवल बढ़ घटने लगता है, जब प्राइस लेवल घटने लगता है तो प्रॉफिट जो मार्जिन रहता है वो डिक्लाइन हो जाता है और फर्म क्या करती है, अपना प्रोडक्शन कम कर देती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन में जो एग्रीगेट सप्लाई की जो इकोनॉमी है वो बहुत फ्लक्चुएशन एक्सपीरियंस करती है एम्प्लॉयमेंट चेंज को लेके, एग्रीगेट डिमांड को चेंज के लेके, जिससे जो प्रोडक्शन लेवल है वो इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, जैसे कि मैंने कल में बताया था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ रहता है। मतलब जो, जैसे मैं उदाहरण इसमें यहाँ पे लिखा था कि शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, जिसको SRAS भी बोलते हैं, कर्व्स इन अपवर्ड स्लोपिंग। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट डिमांड है ये अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस लेवल है और जो प्रोडक्शन है वो ऊपर नीचे होते रहता है, तो इसकी वजह से ये जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई हम देखते हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल कर्व में रहता है। ठीक है, वर्टिकल कर्व में रहता है का मतलब ये ऐसे ग्राफ है, ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है ये पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस से। ठीक है, इसमें क्या अजम्पशन किए जाते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें यह अजम किया जाता है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो जो रियल जीडीपी होता है ना, द क्वांटिटी ऑफ रियल जीडीपी सप्लाइड इज डिटरमाइंड सोली बाय इकोनॉमिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में जो हमारा जो कर्व है, जो वर्टिकल कर्व है, वो सोली डिटरमाइंड होता है इकोनॉमी का प्रोडक्टिव या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी से, जो कि इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारी चीजों से, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, कैपिटल स्टॉक, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो इनपुट प्राइस है इंक्लूडिंग वेजेस वगैरह ये फुल्ली फ्लेक्सिबल है, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो क्या होते रहता है, वो एडजस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइमरी चैलेंजेस टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये आपका पेज बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 56 में। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो चैलेंजेस आते हैं, मतलब कि देखिए एक इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी को हेल्दी बनाने में या फिर उसको स्टेबलाइज करने में, है ना, स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी में होने के लिए एक डेलीगेट बैलेंस होना चाहिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है ये कुछ या फिर बोल सकते हैं कुछ चैलेंजेस की वजह से ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत ज्यादा बदलते हैं। तो क्या क्या प्राइमरी चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक शॉक्स। बिजनेस साइकिल एंड इकोनॉमिक शॉक्स, इसमें क्या लिखा है कि अगर इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है या कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या फिर इकोनॉमी फैल रही है, या तो फिर वो अगर वो कम हो रही है,
ये लीड करता है क्या, एग्रीगेट चेंज इन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ऑफन अकम्पनीड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, मान लीजिए अगर इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, मतलब अगर इकोनॉमी में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा है तो अल्टीमेटली आज की जो डिमांड है और जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमारी पॉपुलेशन आज के टॉपिक कल में कम हो जाएगी, मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ती जाएगी, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, वैसे ही सप्लाई का भी है, जो ऑफन लीड करता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन में। ठीक है, फिर है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सच एज नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल पेंडेमिक कैन exercise these fluctuation causing significant shift in aggregate demand and aggregate supply। ठीक है, तो जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया, पेंडेमिक आ गया, जैसे आप लोग को पता है कि अभी 2019 में कोविड आया था। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो रहा था, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन दोनों में शिफ्ट आ रहे थे, इन दोनों में चेंजेस हो रहे थे। फिर है दीज इवेंट कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग, they can lead to prolonged period of reduced economic activity, high unemployment और unsustainable inflation rate। तो ये कुछ रीजन है, तो ये पहला प्राइमरी चैलेंज है जिसकी वजह से चेंज आता है एडी और एएस में। फिर है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बोथ एडी एंड एएस। न्यू टेक्नोलॉजी कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड लीड टू कॉस्ट रिडक्शन, इंक्रीजिंग एएस। तो न्यू टेक्नोलॉजी जो हम इन्वेंट हो रही है, जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, बूस्ट कर देती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और ये एएस वाला एस्पेक्ट है। और एडी कैसे चेंज होगा या कम होगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कैन क्रिएट न्यू इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस फ्यूलिंग अ रेज इन एग्रीगेट डिमांड। तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज या न्यू इनोवेशन जो आ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है न्यू इंडस्ट्रीज के लिए, कंज्यूमर प्रेफरेंस भी बढ़ता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ती है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी सच एज टैक्स कट, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग और लोअर इंटरेस्ट रेट कैन स्टिमुलेट एडी एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आ गई कि हमको क्या है, हम आपके टैक्सेस कट, टैक्स जो वो कट रेट है उसको हम कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन इन्वेस्टमेंट या किसी और चीज में जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, जो कि हमको मोटिवेट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है एडी को बढ़ाने में। ठीक है, जो अल्टीमेटली प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, फिर वैसे ही इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक टैक्स हाइज, स्पेंडिंग कट्स और हायर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस एडी एंड कर्ब इन्फ्लेशन। इन एडिशन, गवर्नमेंट में एम्प्लॉय supply side policy such as investing in infrastructure, education or research and development to enhance AS। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन में भी हमारा जो एडी है और एएस है वो क्या होता है, वो चेंज होता है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट कैन इंक्रीज डिमांड फॉर कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, बूस्टिंग एडी। तो जो हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, जो हम एक्सेस कर सकते हैं दूसरी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो अल्टीमेटली हमारा डिमांड को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ग्लोबलाइजेशन कैन एनहेंस एएस बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू चीपर इनपुट, फॉस्टर कंपटीशन एंड प्रमोटिंग द डिफ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बूस्ट करता है किसको, एग्रीगेट
सप्लाई को। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंस, ट्रेड वॉर और protectionist policies can disrupt international trade, causing fluctuation in AD and AS। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है उसमें अगर इम्बैलेंस भी होता है, जैसे कि अभी ट्रेड वॉर हो गया या कोई पॉलिसी डिस्ट्रप्शन हो गया, है ना, तो यहाँ पे ग्लोबल लेवल में भी एडी और एएस में फ्लक्चुएशन या फिर उसमें भी चेंजेस या शिफ्ट होते हैं। फिर है डेमोग्राफिक चेंज। डेमोग्राफिक चेंज की वजह से भी हम चैलेंज फेस, मतलब हम दिक्कतें फेस करते हैं एडी और एएस के चेंज में। जैसे कि एन एजिंग पॉपुलेशन कैन लीड टू अ डिक्लाइन इन लेबर फोर्स, रिड्यूसिंग एग्रीगेट सप्लाई। जो एजिंग पॉपुलेशन, जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, है ना, वो अब काम नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली हमारा जो लेबर फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे हमारा एग्रीगेट सप्लाई कम हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ और एन इन्फ्लक्स इन इमिग्रेंट्स कैन इंक्रीज द लेबर फोर्स, बूस्टिंग एग्रीगेट सप्लाई। तो जो अभी जो नए जनरेशन वाले जो जवान लोग आ रहे हैं, अगर वो लेबर फोर्स को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली हम अपने एग्रीगेट सप्लाई को भी बूस्ट करेंगे। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंज ना कि एएस को, जबकि बल्कि एडी को भी इम्पैक्ट, एडी में भी इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड स्पेंडिंग हैबिट। तो यहाँ पे बढ़ती हुई पॉपुलेशन में जो यंग बच्चे आ रहे हैं, उनके उनके प्रेफरेंसेस और उनके जो स्पेंडिंग हैबिट्स है, उससे भी क्या होगा, डेमोग्राफिकली हमारा एडी इंक्रीज होगा। तो ये कुछ प्राइमरी चैलेंजेस थे जिसको स्टडी करने से हम अपने इकोनॉमी को स्मूथ और हेल्दी और स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो शिफ्ट होते हैं एग्रीगेट डिमांड में, उसे देखते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, आपकी बुक का ही पॉइंट है, इसका हम लोग कुछ पॉइंट ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है फैक्टर अफेक्टिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव शिफ्ट इन एडी। सबसे पहला है इनकम। ठीक है, चेंज इन नेशनल इनकम कैन लीड टू शिफ्ट इन एडी। अगर हमारा जो इनकम है अगर वो चेंज होगा तो वो एडी को भी चेंज करेगा। कैसे करेगा? अगर हमारा हायर इनकम होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा ही अगर हमारी इनकम अगर कम होती है, अगर हमारी इनकम कम है तो हम लोग खर्चा भी कम करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो नेगेटिव शिफ्ट होगा। अगर हमारा इनकम ज्यादा होगा या फिर इंक्रीजिंग इनकम है, फिर हमारी हायर इनकम है, तो हम लोग ऑफन क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, मतलब हमारा स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ेगा, तो एडी पॉजिटिवली शिफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी इनकम ही कम होगी, है ना, अगर हमारा इनकम कम होगा तो हम लोग कम खर्चा करेंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो नेगेटिवली क्या होगा, शिफ्ट होगा। फिर आते हैं हम पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन भी ऐसा है, अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन लीड टू पॉजिटिव शिफ्ट इन एडी। जो बढ़ती पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा ही डिमांड होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट होगा एडी में। ठीक है, और इन कॉन्ट्रास्ट डिक्लाइनिंग और एजिंग पॉपुलेशन में कॉज अ नेगेटिव शिफ्ट इन डिमांड, एंड ओल्डर इंडिविजुअल टिपिकली हैव लोअर कंजम्पशन लेवल देन यंगर इंडिविजुअल। यहाँ पे बोला गया है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है या तो फिर जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, या फिर जो बोल सकते हैं जो बूढ़े हो रहे हैं वो लोग, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी को एज अ नेगेटिव शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि वो ज्यादा अपना, मतलब वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते एज कंपेयर टू यंगर इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, encouraging households and businesses to take more debt, which can lead to increased consumption and
इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग इन पॉजिटिव शिफ्ट इन एडी। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम कर दें तो अल्टीमेटली हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। कम इंटरेस्ट रेट में हम ज्यादा क्या लेंगे, डेट लेंगे, ज्यादा क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो ज्यादा उधार लेने से हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तो हम उसमें ज्यादा खर्चा करेंगे, हमारा कंजम्पशन ज्यादा होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जो कि पॉजिटिव शिफ्ट होगा एग्रीगेट डिमांड में। जस्ट उल्टा ही अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें और हमारा जो बोरोविंग कॉस्ट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम डिस्करेज हो जाएंगे कि हम ज्यादा कर्ज ही नहीं लेंगे और हमारी स्पेंडिंग भी कम होगी, जो लीड करेगा हमको नेगेटिव शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, देखिए जो मैं डिमांड जो शिफ्ट हो रहा है उसको इस तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का अगर हम ग्राफ से समझेंगे तो एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग में रहता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये एडी है, ठीक है, ये हमारा जो न्यूट्रल एडी है मान लीजिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा स्पेंड करेंगे तो हमारा एडी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव शिफ्ट होगा, मतलब हमारा एडी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव शिफ्ट है, ये आगे बढ़ रहा है। अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम क्या करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, हमारा कंजम्पशन कम होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट होगा। तो ये यहाँ पे एडी लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वेल्थ पे। वेल्थ क्या है, एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड वेल्थ कैन लीड टू पॉजिटिव शिफ्ट इन एडी एंड इंडिविजुअल फील्स मोर फाइनेंशियली सिक्योर एंड मोर लाइकली टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी एक इंडिविजुअल की वेल्थ बढ़ेगी तो वो वेल्थ का मतलब यहाँ पे कंसिस्टिंग ऑफ एसेट ना, यहाँ पे इनकम और जो वेल्थ है वो अलग अलग है। इनकम वहां पे मतलब जो हमारा अगर इनकम बढ़ रहा है, यहाँ पे वेल्थ का मतलब होता है, या जैसे आपके बुक में लिखा होगा, वेल्थ का मतलब होता है हाउस होल्ड वेल्थ कंसिस्टिंग ऑफ एसेट सच एज प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सारी चीजें वेल्थ में आती है, ठीक है। जो मतलब बोल सकते हैं जो संपत्ति आपके पास अगर वो ज्यादा है ना, तो आपको एक इंडिविजुअली मोर फाइनेंशियली आपको क्या लगेगा, सिक्योर लगेगा, ठीक है। तो जिससे हमारा जो डिमांड है वो पॉजिटिवली शिफ्ट होगा। अगर यही चीज डिक्लाइन हो जाती है, हमारा जो हाउस होल्ड वेल्थ है अगर वो डिक्लाइन हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा एडी में। कंज्यूमर में कट बैक ऑन स्पेंडिंग टू रिबिल्ड देयर वेल्थ, ठीक है। वैसे ही है आपका क्रेडिट अवेलेबिलिटी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब व्हेन credit is readily available and accessible, consumers and businesses are more likely to take on debt to finance consumption and investment, leading to a positive shift in demand। यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि उनको इजिली कहीं से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इजिली लोन प्रोवाइड हो जा रहा है, तो वो क्या, या फिर बोल सकते हैं कि रेडली अवेलेबल हो जा रहा है, बस आपको बैंक जाना है वो तुरंत लोन अप्रूव कर लेंगे, मतलब जो क्रेडिटेबिलिटी है वो इजिली अवेलेबल है हमारे पास। तो हम लोग ये ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हम अपने कंजम्पशन और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डेट ले लें। तो ये पॉजिटिव शिफ्ट होगा एडी में। जस्ट अपोजिट में अगर व्हेन क्रेडिट इज टाइट एंड डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बोरोविंग बिकम मोर चैलेंजिंग, causing consumer and businesses to cut back on spending, which result in a negative shift in AD। अगर हमको क्रेडिट इजिली अवेलेबल हो जाएगा तो हम ये ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हम कहीं से लोन लेके हम अपना स्पेंडिंग करें या कंजम्पशन करें। लेकिन अगर क्रेडिट मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, बोरोविंग ही इतना कठिन हो जाएगा, तो कंज्यूमर और बिजनेसेस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो
डेट ना वो डेट नहीं लेंगे और यहाँ पे एडी नेगेटिवली शिफ्ट होगा। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट डिमांड भी है। ठीक है, बाकी देखिए सारी चीजें ऐसी है, एक का पॉजिटिव रिएक्ट होगा और एक का नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी का ही, ये एग्रीगेट डिमांड था। अब हम एग्रीगेट सप्लाई में आते हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई में, ये आप लोग का बुक में पेज नंबर 62 में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने एग्रीगेट डिमांड का पढ़ा था वैसे ही हम सप्लाई का भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कॉस्ट। अगर अ डिक्रीज इन इनपुट कॉस्ट सच एज लेबर, लॉ सॉरी रॉ मटेरियल, एनर्जी leads to positive shift in aggregate supply as producers can now produce more at lower cost. Conversely, an increase in input cost result in negative shift as production become less profitable, causing firm to reduce output. यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब किसी चीज को बनाने का जो खर्चा है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसको कम बनाएगा, या फिर वो बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा क्योंकि बनाने में ही इतना खर्चा लग रहा है, तो वो उसको बेचेंगे कितने में। तो यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट होगा एएस में। अगर इनपुट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारा कम होगा तो हम ज्यादा बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव शिफ्ट होगा एएस में। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट में। A raise in investment lead to positive shift in supply as firm can produce more efficiently. On the other hand, a decrease in investment may lead to negative shift as firms struggle to maintain and improve their production capacity. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो न्यू कैपिटल गुड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमी का जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है एक गुड को बनाने के लिए, वो चीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आती है। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा तो हम हमारे एग्रीगेट सप्लाई में पॉजिटिव शिफ्ट होगा और हमारा जो फर्म है वो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट घट जाएगा तो फर्म यहाँ पे स्ट्रगल करेगा अपने क्वालिटी प्लस अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को मेंटेन करने में, तो यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट होगा एएस में। फिर हम आते हैं प्रोडक्टिविटी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूव्ड वर्कर स्किल कैन ऑल कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, है ना। प्रोडक्टिविटी, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, वर्कर्स के पास बेहतर या इम्प्रूव्ड स्किल है, तो ये प्रोडक्टिविटी हमारी क्या करेगी, बढ़ाएगी ही। तो हमारा पॉजिटिव शिफ्ट होगा एएस में। अगर यही सारी चीजें डिक्लाइन होने लग जाएंगी तो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट होगा एएस में। फिर है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कैसे आएंगे, अगर लोअर इंटरेस्ट रेट रहेगा मींस मेक बोरोविंग मोर अट्रैक्टिव एंड एनकरेज बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल गुड्स लीडिंग टू पॉजिटिव शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। अगर यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो बिजनेसेस क्या करेंगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगी, जो कि लीड करेगा पॉजिटिव शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई। उल्टा ही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा,
कॉस्ट ऑफ बोरोविंग ज्यादा रहेगी तो कंपनी डिस्करेज हो जाएगी किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट होगा एग्रीगेट सप्लाई में। ठीक है, वैसे ही क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, अगर बिजनेसेस को रेडली अवेलेबल या फिर रेडली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है ना, रेडली अवेलेबल क्रेडिट मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव शिफ्ट होगा एग्रीगेट सप्लाई में। अगर क्रेडिट ज्यादा स्केयर हो जाएगा या तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा बिजनेसेस के लिए ऑब्टेन करने के लिए, या तो फिर वो स्ट्रगल करेंगे किसी इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई में। ठीक है, जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड का पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का पढ़ा था। एग्रीगेट सप्लाई जस्ट इसका अपोजिट हो गया। एग्रीगेट सप्लाई कैसे है, एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग में रहता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग में रहता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव शिफ्ट है एग्रीगेट सप्लाई में, तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई इधर साइड शिफ्ट होगा, डिक्रीज, नेगेटिव यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई होगा। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल से, इस फोटो से समझ सकते हैं, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब डिमांड घट जाता है और सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस यहाँ पे गिर जाता है। तो एक इकोनॉमी में इन दोनों का एक आइडल बैलेंस होना चाहिए, फिर एक डेलीगेट बैलेंस होना चाहिए इकोनॉमी को स्मूथली, हेल्दी और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका जो डिमांड एंड सप्लाई एंड एम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमको ब्रीफली देखते हैं। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी के लॉ होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई से ही क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक, इन लेबर मार्केट सप्लाई इज द नंबर ऑफ वर्कर available and demand is the number of worker a company, industry or economy wants to employ। ठीक है, यहाँ पे लेबर मार्केट में सप्लाई का मतलब होता है कि जो वर्कर्स अवेलेबल है मार्केट में, और डिमांड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो कंपनी एम्प्लॉय करना चाहती है खुद की कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ आवर्स एम्प्लॉय वर्क एंड compensate they receive and compensation they receive. For example, if demand of a certain type of expertise is high and the supply is low, people with the expertise will get paid more। ठीक है, यहाँ पे डिमांड किसकी है कि हमको एक्सपर्टाइज, हमको यहाँ पे हाई चाहिए, तो जिन जिन जो ऐसे लेबर जिनकी एक्सपर्टाइज हाई है उन्हीं को ही ज्यादा पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका भी एक दो उसका पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला है लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या है, लेबर मार्केट कैसे काम करता है, यहाँ पे लेबर का डिमांड और लेबर का जो सप्लाई है उसके इंटरप्ले से ये ऑपरेट होता है। लेबर मार्केट में दो ही चीजें चलती है, या तो लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई। तो लेबर डिमांड क्या होता है, इज द क्वांटिटी ऑफ वर्कर, जो मैंने अभी जस्ट मैंने बोला कि लेबर मार्केट में डिमांड का मतलब होता है कि कंपनी अपने
वर्कर को कितना रखना चाहती है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स आपके बुक में दिया हुआ है, ये पेज नंबर 63 में है ना, 63 में दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स दैट कंपनीज आर रेडी टू एम्प्लॉय एट वेरियस पे लेवल। ठीक है, द फैक्टर दैट affect demand of labor include aggregate demand for product, services, प्रोडक्टिविटी लेवल, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए, अगर किसी भी चीज का अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, अगर उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर जो कंपनी है वो क्या करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाएगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसको क्या चाहिए, लेबर की जरूरत होगी। तो यहाँ पे लेबर की डिमांड इंक्रीजिंग डिमांड या एग्रीगेट डिमांड से इन्फ्लुएंस होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो लेबर ऑफ डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर है डिमांड फॉर लेबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हेन कस्टमर possesses potential buying power, there is a rise in demand for product and services। यहाँ पे लिख, जैसे कि आपकी बुक में ही दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है 64 में, कि जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ व्हेन कंज्यूमर प्रोसेसेस बाइंग पोटेंशियल possesses पोटेंशियल बाइंग पावर, देयर इज एन राइज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर एक ग्रोइंग इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास बाइंग पावर ज्यादा रहती है, तो अगर उसके पास बाइंग पावर ज्यादा है तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा। डिमांड ज्यादा करेगा तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। डिमांड वहां पे ज्यादा बढ़ेगी तो यहाँ पे डिमांड फॉर लेबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑन द अदर साइड, अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न ले रही है, फिर इकोनॉमिक की ग्रोथ अगर वो कम होते जा रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। अगर डिमांड कम होगा तो कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करके क्या ही करेगी, लॉस करेगी। तो वो कंपनी अपने जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगी, क्योंकि डिमांड ही उतना ज्यादा नहीं है, जो लीड करेगा डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अगर कुछ चीज बढ़ेगी तो वो कुछ चीज को लीड करेगी। जैसे कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है तो लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा तो लेबर का डिमांड भी बढ़ेगा। और जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर इकोनॉमी अगर डाउन टर्न चल रही है तो कंज्यूमर की डिमांड भी क्या होगी, कंज्यूमर के पास पैसे भी कम होंगे तो वो ज्यादा डिमांड भी नहीं करेगी, डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जब डिमांड ही नहीं हो रहा है ज्यादा, तो कंपनी उतना प्रोडक्शन ही नहीं करेगी। जब कंपनी उतना प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है तो लेबर का उतना ज्यादा डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड यहाँ पे लेबर का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे फिर है सप्लाई ऑफ लेबर, वो था डिमांड फॉर लेबर, और ये है सप्लाई फॉर लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग population growth, demographic, education and social norms। An expanded population may lead to increase in labor force, potentially increasing the labor supply। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर इकोनॉमी से रिलेट, डायरेक्टली इकोनॉमिक से रिलेट नहीं करता, लेकिन वो इनडायरेक्टली रिलेट करता है। कैसे, कि अगर हमारा इकोनॉमी का पॉपुलेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है, जिसकी वजह से हमको लेबर फोर्स जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर लेबर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारा लेबर सप्लाई भी इंक्रीज होगा। लेकिन डेमोग्राफिक शिफ्ट की वजह से जो बूढ़े लोग हो जो हैं वो लेबर फोर्स में क्या होंगे, कम होंगे, तो अल्टीमेटली हमारा लेबर सप्लाई भी कम होगा। लेकिन अगर इसको हम लोग पॉजिटिवली देखें तो जो यंगर एज है,
जो यंगर इंडिविजुअल है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीज लेबर फोर्स में, जो हमको अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा हमारे लेबर सप्लाई में। ठीक है, वैसे ही एजुकेशन भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है डिटरमाइनिंग द लेबर सप्लाई। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल हाईली स्किल्ड या फिर हाईली हाईली क्या होगा, एम्प्लॉयबल, हाईली एम्प्लॉयड या फिर बोल सकते हैं हाईली स्किल्ड होगा, तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारा इकोनॉमी दिन ब दिन मॉडर्न होते जा रहा है, जिसके लिए वर्क फोर्स जो है, जो लेबर फोर्स जो है, उनको नेसेसरी स्किल या फिर कुछ नेसेसरी टेक्निकल स्किल उनके पास होना जरूरी है। अगर उनके पास ये है तो हायर डिमांड होगा लेबर सप्लाई के लिए। ठीक है, अगर उनके पास वैसा स्किल नहीं है तो उनकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ऑफ लेबर भी कम होगा। ठीक है, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट और वेज डिटर्मिनेशन भी होगा एक दूसरे से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, देखिए डिमांड एंड सप्लाई ही कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए एक कारण है। डिमांड ज्यादा है तो अगर लेबर बढ़ेगा, डिमांड कम है तो लेबर कम होगा, तो अल्टीमेटली जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, जो लेबर मार्केट है ना, आपकी बुक में ही लिखा है कि जो लेबर मार्केट है वो ऑपरेट कैसे होता है, इंटरप्ले बिटवीन द लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपकी बुक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, जो कि है सेज लॉ, सेज लॉ ऑफ मार्केट। ठीक है, सेज लॉ ऑफ मार्केट एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट करके। ठीक है, एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जीन बैप्टिस्ट, जिन्होंने 19 सेंचुरी में ये लॉ को बनाया था। सेज लॉ ऑफ मार्केट इस आपकी बुक में पेज नंबर 66 में दिया हुआ है। सेज लॉ ऑफ मार्केट फॉर्मुलेटेड बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेन बैप्टिस्ट से इन द अर्ली 19th सेंचुरी इज, ये एक क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड रोल ऑफ मार्केट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो जीन बैप्टिस्ट से थे, इनका नाम सरनेम ही है से। ठीक है, तो ये जीन बैप्टिस्ट जो से थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो डिमांड होती है वो क्रिएट होती है सप्लाई से। ठीक है, जो बोलता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब इनका ये बोलना है कि जो सप्लाई है वो खुद डिमांड को क्रिएट करती है। ठीक है, इनके कुछ अजम्पशंस थे जो आपके बुक में दिया हुआ है, इससे कुछ इम्प्लीकेशन भी थे, इसका क्रिटिसिज्म हम मेन ध्यान देंगे। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या बोलना चाहा था। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, ये आपकी पीपीटी में जो एक फोटो दिख रही है उसके हेल्प से हम लोग इसे समझेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। जैसे कि ये लड़के का नाम है क्या, टॉम। टॉम मेक्स एंड सेल, या जो सप्लाई करता है लेमनेड। ठीक है, टॉम क्या करता है, ये जो लेमनेड है उसे वो बेचता है, या फिर बोलते हैं उसको, मतलब इकोनॉमी के टर्म में बोले तो उसे वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, जब ये लोगों को सप्लाई कर रहा है तो उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं। टॉम्स अर्न मनी फ्रॉम द सेल ऑफ लेमनेड। ठीक है, अब जब ये सप्लाई करके कुछ पैसे कमा रहा है और वो उसी पैसे को खर्च कर रहा है क्या पे, ये हेडफोन में, ये वीडियो गेम में, या तो फिर ये टॉय स्टिक में, है ना। तो यहाँ पे ये जो ये खरीद रहा है, कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रहा है इसकी कि मेरे को ये चाहिए। तो सेल्स का ये बोलना था कि हम जो चीज सप्लाई करते हैं और वो सप्लाई से जो पैसे हम कमाते हैं उसको हम कहीं ना कहीं स्पेंड करते हैं, तो जो हम स्पेंड करते हैं वो डिमांड क्रिएट करता है। ठीक है, इसके कुछ अजम्पशंस भी थे। ठीक है, इसके कुछ अजम्पशंस भी थे, जैसे कि जो मार्केट इकोनॉमी है वो फ्री है,
कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है ना, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है इकोनॉमिक सिस्टम का, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, प्राइस, है ना, क्लोज्ड इकोनॉमी, नो ट्रेड लिंक विथ एनी अदर कंट्री, मनी इज द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो ये सारे अजम्पशंस आपके बुक में भी अजम्पशंस दिया हुआ है कि ये सारे उस अजम्पशंस थे, लेकिन कुछ लोगों ने बाद में क्या किया, इस जो थ्योरी है ये या फिर ये जो लॉ है उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है। तो जो क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो Say's law has been widely debated and criticized by various economists, mostly notable जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस लॉ को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया। उन्होंने तीन चीजें बोली कि ये फॉल्केसी है ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो अज्यूम कर रहे हैं कि ये, है ना, कि मार्केट फ्री है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रोल ऑफ मनी जो उन्होंने बोल रहे हैं, यहाँ पे वो वाली बात भी नहीं। सर सेज लॉ ने अज्यूम किया था कि मनी यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है और इफेक्ट नहीं करता है किसी भी वेरिएबल को, चाहे वो प्रोडक्शन का हो चाहे वो कंजम्पशन का। ठीक है, तो क्रिटिसाइज किया गया था सेज लॉ को। ठीक है, और किसने क्रिटिसाइज किया था यहाँ पे, जॉन मेनार्ड कीज। आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 67 में, यहाँ पे क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, आपके बुक में ही जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही है, स्क्रीन में देखिएगा। अ फार्मर ग्रोज व्हीट एंड सेल इट टू अ बेकर। The income he received from the sale of the wheat allow him to purchase bread from the baker. In this example, supply of wheat creates its own demand as the income generated from selling the wheat is used to purchase the baker's good. ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एक फार्मर है जो गेहूं उगाता है, ठीक है, उसने गेहूं उगाया और उसने एक बेकर को बेच दिया। बेकर को बेच के उसके पास क्या आया, पैसा आया, और वो उसी पैसे से उस बेकर का क्या खरीद रहा है, ब्रेड खरीद रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, जो जब जब वो जिस चीज से वो सप्लाई कर रहा है उसी सप्लाई के पैसे से वो डिमांड भी क्रिएट कर रहा है। आप लोग की बुक में 4 अजम्पशन दिए हुए हैं। ठीक है, उसी अजम्पशन को देखते हैं। सबसे पहले उनका अजम्पशन था कि मार्केट आर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव एंड फ्लेक्सिबल अलाउिंग फॉर द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स बनाते हैं और खरीदते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है किसकी, रिसोर्सेस की, जो प्रॉपरली अलोकेट हो रही, मतलब कुछ चीज वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए, जो चीज भी हम, जो रॉ मटेरियल हम जिससे भी बनाते हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं, उससे कुछ ना कुछ क्या होता है, वेस्ट उसका निकलता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितना भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली एफिशिएंटली क्या हो रहा है, अलोकेट हो रहा है, और मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटेटिव है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, दूसरा उनका ये अजम्पशन था कि कोई, देर इज नो बैरियर्स इन द मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज और गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मतलब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कोई रुकावट नहीं है, फिर कोई वो नहीं है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड, सॉरी, रिसोर्सेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना, बहुत सारे कंपनीज या फिर बहुत सारे इंडस्ट्री का हाथ रहता है। जैसे कि एक वाटर बॉटल, पानी कोई और देगा आपको, आपको बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल है वो कोई आपको और बना के देगा, लेकिन ब्रांड वो आपका रहेगा, आप खुद वो नहीं बनाएंगे। लेकिन पानी कोई और सप्लाई करेगा, कोई और देगा, बॉटल कोई और बनाएगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज और गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे उसको लेके कोई बैरियर नहीं है। यहाँ पे जो पैसा है, मनी है, वो न्यूट्रल है and serves only as a medium of exchange. It does not affect the real value of production and consumption. यहाँ पे मनी की वैल्यू न्यूट्रल है
और मनी को बस यहाँ पे इस तरीके से देखा गया है कि वो बस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज गुड्स एंड सर्विसेज। फिर है सेविंग्स आर immediately and fully invested, ensuring a continuous flow of income and expenditure in the economy। मतलब जो भी हमारे पास इनकम आ रही है हम उसको क्या कर रहे हैं, फुल्ली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। सेविंग्स नहीं है हमारे पास, जितना भी हमने कमाया उस हमको उसमें से जो भी सेव हमने जो किया है वो फुल्ली कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। मतलब प्रॉपर इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारे इकोनॉमी में। ये चार अजम्पशंस थे सेज लॉ ऑफ मार्केट में।